फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और रिफ्यूजन के बारे में बताया था। आज आपको मैं अपने इस लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है और उसके डेरिवेशन के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताया था द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, एंड द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। हम इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशंस। ये जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है केवल सॉल्यूशंस में देखने को मिलती है, जबकि जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो लिक्विड और गैस दोनों में देखने को मिलती है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जरूरी होती है, यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस में अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है तो वहां ऑस्मोसिस की प्रोसेस अप्लाई नहीं होगी, यानी ऑस्मोसिस की प्रोसेस के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेसेसरी है। और डिफ्यूजन की प्रोसेस में नो नीड ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हम रोक सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन की प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते। एक बार सॉल्ट वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो किशमिश के अंदर चला गया, हम किशमिश को वापस उठाकर धूप में डाल देंगे तो धीरे बाद अपने से वाटर मॉलिक्यूल सारे लूज कर देगी और वापस कैसे हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। ना हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस रिवर्सिबल होती है। कहने का मतलब क्या हुआ? ऑस्मोसिस की प्रोसेस कैसी होती है? रिवर्सिबल होती है, एक्सो और एंडो। लेकिन डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होती है वो इरिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? इरिवर्सिबल। उसी प्रकार ऑस्मोसिस की प्रोसेस को हम प्रेशर अप्लाई करके रोक सकते हैं, लेकिन डिफ्यूजन की प्रोसेस को हम प्रेशर अप्लाई करके नहीं रोक सकते। तो ये जो डिफरेंस थे वो किसके बीच में थे? ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के। पहला जो डिफरेंस था वो डेफिनेशन की बेसिस पे था। दूसरा डिफरेंस था वो था कि ऑस्मोसिस इज वैलिड एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशंस एंड डिफ्यूजन इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड और गैस। In case of osmosis, semi-permeable membrane is necessary. In case of diffusion, semi-permeable membrane is not necessary. The process of osmosis is reversible. The process of diffusion is irreversible. The process of osmosis can be stopped by applying external pressure, but the process of diffusion can't be stopped. लेकिन osmosis diffusion की process को रोका नहीं जा सकता। तो these are the basic differences between osmosis और diffusion, या osmosis और diffusion में difference था। अब मैंने भी आपको इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस में एक डिफरेंस पढ़ाया। द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल प्रेशर। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को बाहर से प्रेशर लगाकर हम क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। तो यहाँ पर जो टर्म अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या मतलब हुआ? दी अमाउंट ऑफ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। मैं आपको बता दूं, किसी भी लिक्विड की सरफेस पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उस प्रेशर के लिए वर्ड यूज किया जाता है हाइड्रोस्टैटिक। जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में पढ़ते हैं, उसी प्रकार जब लिक्विड की सरफेस पर कोई प्रेशर लगता है तो वो प्रेशर कहलाता है आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉल्यूशन टू स्टॉप द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। It is the hydrostatic pressure which is applied on the surface of a solution to stop the process of osmosis. Osmosis की प्रोसेस को रोकने के लिए सॉल्यूशन की सरफेस पर जितना एक्सटर्नल प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो प्रेशर क्या कहलाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन कैसे निकाला जाता है? जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू कर रही थी तब मैंने आपको बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर अच्छे से समझना है तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो डाइल्यूट होना चाहिए, और दूसरी बात डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर है तो वो सॉल्यूशन आइडियल हो जाता है। हमने 11th क्लास में आइडियल गैस के बारे में पढ़ा, रियल गैस के बारे में पढ़ा है। उसी प्रकार वेंटॉफ नाम का साइंटिस्ट था, वेंटॉफ साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि जब कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है वो सारे गैस लॉस को ओबे करने लगता है, यानी आइडियल गैस लॉस को क्या करने लगता है? आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है, और सारे गैस लॉस को क्या करने लगता है? ओबे करने लगता है। ये किसने बताया था? वेंटॉफ ने। मैं आपको क्या बता रही हूँ, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को अगर अच्छे से ऑब्जर्व करना है
तो जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। और जब कोई भी सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाता है तो वो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लगता है, और जब आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है तो वो जितने भी गैस लॉस हैं उस गैस लॉस को आइडियल सॉल्यूशन भी क्या करने लगता है, बिहेव करना, फॉलो करने लगता है, ओबे करने लगता है। इस बात को वेंट ऑफ नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो अगर सॉल्यूशन आइडियल होगा तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ, वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये वेंट ऑफ बॉयल्स लॉ हो जाएगा। वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ चार्ल्स लॉ, वेंट चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। एंड सेकेंड वन, या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, V is directly proportional, inversely proportional to pi, V is directly proportional to, और वेंट ऑफ एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग, वेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, V is directly proportional to नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। अगर हम इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करें तो V will be directly proportional to NT डिवाइड इनवर्सली proportional to pi। अगर हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो V इक्वल टू NST अपॉन पाई, यानी पाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NST हो जाएगा। हम 11th क्लास में R के बारे में पढ़ते थे, R को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये वही चीज है, पर यहाँ पर हम सॉल्यूशन के टर्म में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट के लिए S यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो पाई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। V जो है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। और जो T है वो टेम्परेचर इन केल्विन हो गया, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब भी हम ऑस्मोटिक प्रेशर पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो दो चीजें हमें ध्यान रखना है, द वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, हमारा वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए, और दूसरा जो टेम्परेचर होना चाहिए वो केल्विन में होना चाहिए। केल्विन में दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में दिया होगा तो हमको उसको 273 ऐड करके केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। ये आपको जो यहाँ पर मैंने इक्वेशन बताई है ये वेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन है। क्या है, वेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन है। यहाँ पर पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, S यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट है। S क्या है, यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। तो यहाँ पर अगर आप यूनिट देखेंगे तो वॉल्यूम की यूनिट लीटर है, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर है, टेम्परेचर केल्विन में, नंबर ऑफ मोल्स मोल्स में। तो ये जो इक्वेशन आपके सामने आई है इसको वेंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपन आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन कहते हैं। अब जब अगर हम इसको और थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहें तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स यानी n इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है। इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें तो पाई इज इक्वल टू मैं इसको n/v इंटू एस इंटू टी लिख सकती हूँ, ओके। यहाँ पर जो n अपॉन में v यानी मोल अपॉन लीटर है, n यानी मोल और v यानी वॉल्यूम इन लीटर, तो ये आपका क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन। और मैं कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर c से, तो मैं यहाँ n/v की जगह क्या रख सकती हूँ, c रख सकती हूँ। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c इंटू एस इंटू टी। जब भी हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो उस दौरान मैंने आपको दो एग्जांपल बताए थे, एक श्रिंकिंग ऑफ एग का और एक स्वेलिंग ऑफ किशमिश का। दोनों प्रोसेस में हमने टेम्परेचर को कुछ भी चेंज नहीं करा था। तो जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस परफॉर्म होती है तो उस दौरान जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस इक्वेशन में टेम्परेचर कांस्टेंट है क्योंकि ऑस्मोसिस की प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और एस यानी यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट है जो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो आपको मालूम है जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिप्लेस करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आता है। अब अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ इक्वल का साइन किसमें चेंज हो जाएगा, प्रोपोर्शनल के साइन में। ड्यूरिंग ऑस्मोसिस, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस S and T are constant,
S एंड T आर कांस्टेंट, S और T जो होता है वो कांस्टेंट होता है। सो पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू कांस्टेंट, पाई इंटू C इंटू क्या होगा कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को हटाऊंगी तो पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका, सॉल्यूट का। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। ना ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। और जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है वो क्या कहलाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ से देखिए आप, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आया है। हमारा जो लास्ट डेरिवेशन या लास्ट एक्सप्रेशन जो आया है वो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन आया है। कंसंट्रेशन किसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम है, यानी सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। अगर आप सॉल्यूट का कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रहा है। और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब हम इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, हो गया सर, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय md। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, md से। अब इसको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू n अपॉन v इंटू s इंटू टी होता है। बट n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो मैं n को इस फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। तो पाई इक्वल टू हो जाएगा WB मल्टीप्लाइड बाय S मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय MB इंटू V हो जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, MB, तो MB इक्वल टू हो जाएगा WB इंटू S इंटू T डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। So with the help of this formula we can calculate the molar mass of the solute with the help of the osmotic pressure. So this is the required formula, mv equal to wb into s into t divided by pi into v. ये है आपका फार्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, classification of solution, classification of solution on the basis of osmotic pressure, on the basis of osmotic pressure, classification of solution on the basis of osmotic pressure। ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर सॉल्यूशन को 3 क्लासेस में क्लासिफाई किया गया है। पहला सॉल्यूशन होता है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है आपका हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और थर्ड जो होता है वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे पास 4 सॉल्यूशन है, A, B, C और D। मैंने A, B, C, D का ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करा। A का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.4 एटमॉस्फेयर था, पाई इक्वल टू। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो 1.8 एटमॉस्फेयर था। इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो 3.8 एटमॉस्फेयर था। और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था वो 2.4 एटमॉस्फेयर था। ये एक ऐसे डाटा लिए हुए मैंने आपके सामने। तो आप अगर अब देखें इसमें, तो हमारे पास जो 4 सॉल्यूशन है A, B, C, D, उसमें सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाए है वो कितना है, 3.8 एटमॉस्फेयर है। तो जब जो 2 सॉल्यूशंस विच है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिन सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है
दे आर नोन एज हाइपर। हाइपर का मतलब ज्यादा। तो दो सॉल्यूशंस विच हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर दे आर नोन एज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एंड दो सॉल्यूशंस विच, इन सब में सबसे किसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है? बी का। तो दोज सॉल्यूशंस विच हैव लो ऑस्मोटिक प्रेशर दे आर नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहलाएंगे। और आप अगर यहाँ पर देखें तो सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन डी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.4 है, मीन्स दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो दोज सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सो दे आर नोन एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशंस का मोलर कंसंट्रेशन सेम होता है। जब मोलर कंसंट्रेशन सेम होगा तो वहां ऑस्मोसिस होगी नहीं, और ऑस्मोसिस होगी नहीं तो उसको रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का कोई रोल ही नहीं है। तो जब मोलर कंसंट्रेशन क्या रहेगा? आपका सेम रहेगा, तो उस समय ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा? सेम। और ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रहेगा तो हम सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो दो सॉल्यूशंस व्हिच हैव लो वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दे आर नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, which have high value of osmotic pressure they are known as hypertonic solutions, and which have same value of osmotic pressure तो they are known as the isotonic solutions। और isotonic solutions में solution का concentration क्या रहता है? सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, ड्रिप लगती है, तो ड्रिप में हमको 0.93% NaCl सॉल्यूशन यानी सलाइन वाटर चढ़ाया जाता है। क्या लगाया जाता है? सलाइन वाटर। वो सलाइन वाटर का कंसंट्रेशन कितना रहता है? 0.93 W/V रहता है। ये जो NaCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मैं आपको बता रही हूँ, ये कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के कंसंट्रेशन के जैसा रहता है, यानी सलाइन वाटर का ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। तो ये जो NaCl का सॉल्यूशन है वो हमारी ब्लड कार्पसेस जो होती हैं, RBCs, WBCs, इनके अंदर नहीं जाएगा, और हमारी जो RBCs और WBCs है ना तो वो स्वेलअप होंगी, ना तो फूलेंगी, ना कोलैप्स होंगी, यानी ना ही वो बस्ट होंगी तो या श्रिंक होंगी। तो इस तरह से हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट या साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो 0.93% सॉल्यूशन जो होता है NaCl का सलाइन वाटर, इट इज आइसोटोनिक विथ ब्लड। आइसोटोनिक विथ ब्लड, ये ब्लड के साथ क्या रहता है? आइसोटोनिक रहता है, यानी इसका और ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन अगर आपने इससे ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चढ़ा दिया, सलाइन का वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो बाहर का कंसंट्रेशन क्या ज्यादा है, तो आरबीसीज के अंदर जो सेल का सैप है उसका कंसंट्रेशन क्या कम है, तो जो आपकी सेल्स होंगी आरबीसीज वगैरह वो श्रिंक हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर का जो वाटर है वो बाहर सलाइन वाटर में आने लगेगा, यानी एक्सो ऑस्मोसिस होगा, और एक्सो ऑस्मोसिस होगा तो जो सेल है वो क्या हो जाएगी? कोलैप्स, श्रिंक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इससे 0.93% से इसका कंसंट्रेशन कम कर दिया, यानी इसको डाइल्यूट कर दिया, तो बाहर का कंसंट्रेशन कम हो गया और आरबीसीज के अंदर का कंसंट्रेशन क्या ज्यादा है, तो पानी बाहर से कहाँ जाएगा? आरबीसीज के अंदर जाएगा। आरबीसीज के अंदर जाएगा तो क्या होगा? आरबीसीज स्वेलअप होकर क्या हो जाएंगी? बस्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा 0.93% का सॉल्ट सॉल्यूशन या सलाइन वाटर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आइसोटोनिक विथ क्या होता है? ब्लड होता है। तो ये जो था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन था ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल फेस करते हैं, IIT वगैरह देते हैं, तो उस केस में आइसोटोनिक सॉल्यूशन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उनके लिए क्या फॉर्मूले यूज होंगे तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। फॉर्मूले बेस्ड ऑन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, बेस्ड ऑन आइसोटोनिक सॉल्यूशन। मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, एक सॉल्यूशन आपका A है और दूसरा सॉल्यूशन आपका B है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर π2 है, पर बोथ आर आइसोटोनिक है, बोथ आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या? सेम है, यानी π1 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? π2। अब π1 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम? WB1 इंटू S इंटू T डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 1 इंटू V1 इज इक्वल टू WB2 इंटू S इंटू T डिवाइडेड बाय MB2 इंटू V2। ओके, अब यहाँ SP से SP क्या होगा? कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? WB1 अपॉन MB1 इंटू V1 इज इक्वल टू WB2 अपॉन MB2 इंटू क्या हो जाएगा? V2। अब यहाँ पर ये जब ये फार्मूला हम कब अप्लाई करेंगे? जब दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम अलग अलग रहेगा।
इसलिए मैंने यहाँ पर इसको V1 और V2 मेंशन करा है। लेकिन कई बार क्या होता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी सेम दिया रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे कहूँ कि 5% यूरिया सॉल्यूशन, 5% यूरिया सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है 10% ऑफ ग्लिसरॉल सॉल्यूशन से, तो यहाँ पर परसेंट मतलब 100%, मतलब 100, यानी दोनों केस में वॉल्यूम क्या सेम है। तो व्हेन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस इज सेम, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम रहेगा यानी V1 इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V मिलीलीटर हो जाएगा या V लीटर हो जाएगा, तो उस केस में WB1 अपॉन MB1 इंटू क्या रहेगा, V इक्वल टू WB2 डिवाइडेड बाय MB2 इंटू क्या हो जाएगा, V2, सॉरी V, तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक नया फॉर्मूला क्या बनेगा, WB1 अपॉन MB1 इज इक्वल टू WB2 अपॉन MB2। तो इस तरह से एक ये फार्मूला आपका आ जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। एक आपका कौन सा है, WB1 अपॉन MB1 इंटू V1, और दूसरा सॉल्यूशन है WB2 अपॉन MB2 इंटू V2। और जब दोनों केस में वॉल्यूम सेम रहेगा दोनों सॉल्यूशंस का, तो WB1 V से V क्या होगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो WB1 अपॉन MB1 इज इक्वल टू WB2 अपॉन MB2। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड क्या थे, फार्मूले थे। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, दो सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का मोलर कंसंट्रेशन हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस है, तो आप क्या बोलोगे, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने की मेथड पढ़ेंगे। हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ऑस्मोटिक प्रेशर से का डेरिवेशन, उससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, और फॉर्मूले रिलेटेड टू द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस मैंने आपको बताए थे। इसी में रिलेटेड एक और टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर का, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने की मेथड, जो बेस्ट मेथड है ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने की, उस मेथड का नाम है बर्कले एंड हर्टले मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें हम क्या करते हैं, एक सबसे बड़ा आयरन का टैंक लेते हैं, उसके सेंटर में सेम डायमीटर का दोनों तरफ होल्ड करते हैं, और उसके अंदर एक पोरस स्पॉट लगा देते हैं। पोरस स्पॉट के अंदर और बाहर की तरफ कॉपर फेरोसाइनेट की कोटिंग करते हैं, ताकि आपका ये जो पोरस स्पॉट है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगे। उसके बाद जब हम इस पोरस स्पॉट को लगा देते हैं, तो आयरन टैंक 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। अपर और लोअर कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन भरते हैं, जिसका हमको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, और मिडिल कंपार्टमेंट में हम वाटर भरते हैं, और उस मिडिल कंपार्टमेंट के एक एंड पर हम वाटर रिजर्वायर लगा देते हैं, और दूसरे एंड पर कैपिलरी ट्यूब लगा देते हैं। उसके बाद जो सॉल्यूशन की अपर कंपार्टमेंट रहता है, उसके ऊपर एक हम पिस्टन लगाते हैं, वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाते हैं, और उसी पिस्टन से एक प्रेशर गॉज जोड़ देते हैं। इस एपरेटस को हम 6 to 8 आवर्स के लिए, 6 से 8 घंटे तक के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों अपर और लोअर कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन भरा हुआ है, जहां पर कंसंट्रेशन के साथ हाई कंसंट्रेशन है, और मिडिल कंपार्टमेंट में कंसंट्रेशन के साथ लो है। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑस्मोसिस की वजह से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन यानी अपर और लोअर कंपार्टमेंट की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करने लगते हैं, जिससे मिडिल कंपार्टमेंट में वाटर की कमी होने लगती है। तो वाटर रिजर्वायर की तरफ से वाटर और कैपिलरी से वाटर निकलकर कहाँ आने लगता है, मिडिल कंपार्टमेंट में। जब दोनों तरफ कैपिलरी ट्यूब में और वाटर रिजर्वायर में वाटर का लेवल अच्छा खासा डिक्रीज हो जाता है, तो वो इस बात का इंडिकेशन देता है कि द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस गोज ऑन स्मूथली, यानी जो प्रोसेस है वो अच्छे से चल रही है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस अच्छे से शुरू हो चुकी है। हम क्या इस मेथड को किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करने के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। यानी अब इस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, कितना प्रेशर लगेगा, वो हमको फाइंड आउट करना है। तो जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस अच्छे से शुरू हो जाती है, यानी कैपिलरी में और रिजर्वायर दोनों तरफ वाटर का लेवल जो है वो कम होने लगता है, तो हम पिस्टन्स की हेल्प से सॉल्यूशन की सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। जब हम सॉल्यूशन की सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे, वो प्रेशर के कारण नीचे की तरफ आने लगते हैं, और जो नीचे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो नीचे की तरफ मूव कर रहे थे, वो वॉल ऑफ द कंटेनर से टकराकर वापस मिडिल कंपार्टमेंट में आने लगते हैं। प्रेशर जब हम लगाते हैं तब रिवर्स ऑस्मोसिस इस तरह से होने लगती है।
वाटर का लेवल जो है मिडिल कंपार्टमेंट में बढ़ने लगता है। तो हमको प्रेशर कब तक लगाना है, जब तक कि वाटर रिजर्वायर और कैपिलरी में ओरिजिनल लेवल नहीं आ जाता, यानी प्रेशर शुरू होने से पहले कैपिलरी में और वाटर रिजर्वायर में जो लेवल वाटर का था, जब तक वो वाटर लेवल मेंटेन नहीं हो जाता है, जब तक हमको पिस्टन से इसके ऊपर प्रेशर लगाना है सॉल्यूशन के सरफेस पे। और जैसे जैसे पिस्टन पे जैसे ही वो वाटर लेवल दोनों तरफ बराबर होता है, हमको पिस्टन पे प्रेशर लगाना बंद करना है और उसी समय जो प्रेशर गॉज हमने लगा रखा प्रेशर रीड करने का, उस प्रेशर गॉज में हम प्रेशर की रीडिंग नोट करेंगे और वो जो प्रेशर की रीडिंग आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। एक बार मैं फिर आपको बता रही हूँ, ये जो डायग्राम है ये बर्कले एंड हर्टले मेथड का डायग्राम है। इस मेथड का यूज ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने में किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हम वाटर टैंक लेते हैं, एक आयरन का टैंक लेते हैं। उस टैंक के मिडिल में बिल्कुल दोनों तरफ, दोनों साइड्स ऑफ पे हम सेम डायमीटर का होल करके एक पोरस स्पॉट लगा देते हैं। उस पोरस स्पॉट के अंदर और बाहर दोनों तरफ हम कॉपर फेरोसाइनाइड की कोटिंग करते हैं। ये कॉपर फेरोसाइनाइड की कोटिंग करने से जो पोरस स्पॉट होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगता है। यहाँ पर आपसे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि राइट द नेम ऑफ आर्टिफिशियल केमिकल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक ऐसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नाम बताइए जो केमिकल से बनी हो। तो ये आपका आएगा कॉपर फेरोसाइनाइड। इस कंपाउंड का नाम है कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड केमिकली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ये जो पोरस स्पॉट है कॉपर फेरोसाइनाइड के कारण सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करने लगता है। पोरस स्पॉट के एक तरफ हम वाटर रिजर्वायर लगा देते हैं, दूसरी तरफ हम कैपिलरी लगाकर उसके अंदर पानी भर के उसके वाटर का लेवल हम नोट करके रख देते हैं। उसके बाद जो अपर और लोअर कंपार्टमेंट होता है उसमें उस सॉल्यूशन को फिल करते हैं जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमको फाइंड आउट करना होता है और मिडिल कंपार्टमेंट में हम वाटर का लेवल वाटर भर के रखते हैं। उसके बाद उसी अपर कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन के सरफेस पर एक वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगाते हैं और उसी पिस्टन से एक प्रेशर गॉज अटैच रहता है। जब आप इस अपरेटस को 6 to 8 आवर्स के लिए लेफ्ट ओवर करते हैं, छोड़ देते हैं, तो ड्यू टू ऑस्मोसिस की प्रोसेस के कारण मिडिल कंपार्टमेंट में से वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट की तरफ मूव करते हैं। उससे मिडिल कंपार्टमेंट में वाटर का लेवल कम होने लगता है, वाटर का मात्रा कम होने लगती है। तो कैपिलरी और वाटर रिजर्वायर से वाटर फ्लो होकर मिडिल कंपार्टमेंट में आता है। इससे कैपिलरी और वाटर रिजर्वायर में वाटर का लेवल डिक्रीज होने लगता है। जब वाटर का लेवल दोनों तरफ अच्छे से डिक्रीज होने लगता है तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस अच्छे से स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस अच्छे से स्टार्ट हो जाती है तो हम पिस्टन पर प्रेशर लगाना शुरू करते हैं। प्रेशर लगाने से क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे थे वो सॉल्यूशन से किधर आने लगते हैं, मिडिल कंपार्टमेंट में आने लगते हैं। तो हमको प्रेशर कब तक लगाना है, जब तक कि कैपिलरी और वाटर रिजर्वायर में ओरिजिनल लेवल वाटर का मेंटेन नहीं हो जाता है। जब कैपिलरी और वाटर रिजर्वायर में ओरिजिनल लेवल मेंटेन हो जाता है तो पिस्टन से प्रेशर लगाना बंद कर देना है और प्रेशर गॉज पर उसकी रीडिंग नोट करनी। वो जो रीडिंग आएगी वो ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा। वो ये इंडिकेट करेगा कि इस प्रोसेस में आपने जो सॉल्यूशन फिल करा था उसमें ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए इतना प्रेशर लगा। तो ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करने की बर्कले एंड हर्टले मेथड थी। इस मेथड का मेन एडवांटेज क्या है कि क्विक एंड एक्यूरेट रिजल्ट आता है। ये मेथड बहुत तुरंत होती है और बहुत बेटर रिजल्ट आता है, एक्यूरेट 100% करेक्ट रिजल्ट आता है। दूसरी बात, जो वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में मूव करते हैं वो वापस मिडिल कंपार्टमेंट में आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने के बाद, तो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है। तीसरी बात, जब हम प्रेशर लगाते हैं तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके टूटने और फूटने का डर नहीं रहता है या बस्ट होने का टेंशन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जितना प्रेशर आप सॉल्यूशन पर लगाते हो लोअर कंपार्टमेंट की वॉल भी उतना ही प्रेशर इसके ऊपर लगाती है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, और उसके कारण जो प्रेशर है वो बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर मेम्ब्रेन के टूटने या फटने का डर नहीं रहता है। तो एडवांटेजेस क्या क्या है इस मेथड के? क्विक एंड एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चेंज नहीं होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं पड़ता है क्योंकि जो बाहर का प्रेशर होता है वो अंदर के प्रेशर से क्या कर दिया जाता है, बैलेंस कर दिया जाता है। तो ये थी आपकी बर्कले एंड हर्टले मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। Come to the next topic of the chapter, that is reverse osmosis. Reverse osmosis. जैसा नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसका मतलब होता है ऑस्मोसिस का उल्टा। यह प्रोसेस को जनरली डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में किया जाता है।
डिसैलिनेशन ऑफ सी सॉल्ट, सी वाटर, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। समुद्र के पानी खारा होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे सॉल्ट डिजोल्व रहते हैं जो उसको सॉल्टी बना देते हैं। तो सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। इसको डिसैलिनेशन ऑफ क्या कहते हैं, हम सी वाटर कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक कंपार्टमेंट पर पिस्टन लगाकर और सॉल्यूशन भरते हैं और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में हम फ्रेश वाटर रखते हैं। दूसरे कंपार्टमेंट में हम फ्रेश वाटर रखते हैं। एक कंपार्टमेंट में हमने फ्रेश वाटर भरा हुआ है, फ्रेश वाटर, और दूसरे कंपार्टमेंट में हमने आपका सी वाटर भर रखा है। क्या भर रखा है, सी वाटर। सी वाटर है और इस सी वाटर के ऊपर हमने एक पिस्टन लगा रखा है प्रेशर अप्लाई करने के लिए, पिस्टन लगा रखा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पहले तो सबसे पहले जब हम इस तरह का अरेंजमेंट कर देंगे, बीच में जो मेम्ब्रेन लगा रखी है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। जब हम बीच में जब इस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, जो फ्रेश वाटर है वहां से, यानी यहाँ पर कंसंट्रेशन लो है और यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई है, तो फ्रेश वाटर के वाले चैम्बर से फ्रेश वाटर वाले कंपार्टमेंट में से वाटर के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की यानी सी वाटर की तरफ मूव करते हैं। जैसे सी वाटर वाले कंपार्टमेंट में सी वाटर का लेवल बढ़ने लगता है, उसकी क्वांटिटी बढ़ने लगती है, तो ये जो पिस्टन लगा हुआ है ये ऊपर की तरफ मूव होने लगता है। जब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव होता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि ऑस्मोसिस शुरू हो चुका है। फिर हम इस पिस्टन पर क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। कब तक प्रेशर लगाते हैं, जब तक कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप नहीं हो जाती है। जब ऑस्मोसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है तब हम फिर से उसी पिस्टन पे प्रेशर लगाना शुरू करते हैं, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर के बियॉन्ड हम क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं। तो जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं किस पर, सॉल्यूशन की सरफेस पर, तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्रेश वाटर की तरफ क्या होने लगते हैं, मूव होने लगते हैं। सॉल्ट इसी कंपार्टमेंट में रह जाता है और जो वाटर होता है वो फ्रेश वाटर वाले कंपार्टमेंट की तरफ मूव होकर इधर आउटलेट से बाहर आने लगता है। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है इसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करते हैं ऑन अप्लाइंग द प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाकर जब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव होते हैं या फ्लो होते हैं तो ये प्रोसेस कहलाती है रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्यूशन टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट ऑन अप्लाइंग द प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर होगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होगा, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इसका यूज सी वाटर को डिसैलिनेट करने में किया जाता है, सी वाटर में से सॉल्ट को रिमूव आउट करके उसको ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये जो फिनोमिनन था वो किसका था, रिवर्स ऑस्मोसिस का था। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सॉल्यूशन चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जिसको हम कहते हैं हेनरीज लॉ। Henry's law. This law was given by William Henry. This law was given by William Henry. ये लॉ विलियम हेनरी ने दिया था। ये लॉ जो है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट, गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में कितनी है इसके ऊपर दिया गया था कि रिप्रेजेंट करता रिलेशन बिटवीन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। कि हम गैस पर अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैस की सॉल्युबिलिटी सॉल्वेंट में इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है। तो उसने क्या बोला, हेनरीज ने अपने स्टेटमेंट में, द मास ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस dissolved in given volume of a solvent is directly proportional to the pressure applied on the solvent। आप प्रेशर किसके ऊपर लगाओगे, सॉल्वेंट के ऊपर प्रेशर लगाओगे, क्या करने के लिए, गैस को डिसॉल्व करने के लिए। तो जितना प्रेशर आप लगाओगे उतनी ही गैस उसमें क्या होगी, डिसॉल्व होगी। यानी मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस। जो गैस पे आप प्रेशर लगाओगे उसकी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। एम इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के एच इंटू क्या हो जाएगा, पी, वेयर एम इज मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन गिवन सॉल्वेंट, मास ऑफ
गैस है जिसको आप डिजोल्व कर रहे हो, KH इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट, KH को हेनरी कांस्टेंट कहा जाता है, हेनरी कांस्टेंट। और P जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस है, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, गैस के द्वारा जितना प्रेशर अप्लाइड बाय द गैस, गैस के द्वारा जितना प्रेशर सॉल्वेंट पे लगाया जा रहा है वो जो है वो पार्शियल है। लेकिन बाद में डाल्टन ने इसको लॉ को बोल दिया था, लॉ को थोड़ा सा मॉडिफाइड करा था कि इन प्लेस ऑफ मास ऑफ गैस वी कैन टेक मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। हम किसको ले सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, मतलब गैस जितनी ज्यादा डिसॉल्व हो रही है इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में उतना ही ज्यादा होगा। तो उसने क्या बोला था, पार्शियल प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस या P गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस या पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, यानी P गैस विल बी इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। P गैस इक्वल टू यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वेयर K इज कॉल्ड हेनरी कांस्टेंट। अब ये जो हेनरी कांस्टेंट होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस होता है। ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, यानी अगर KH की ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू अगर ज्यादा है इसका मतलब गैस कम सॉल्युबल हो रही है, और अगर KH की वैल्यू कम है इसका मतलब गैस ज्यादा सॉल्युबल हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस और KH एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इफ ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ KH देन लेसर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, एंड इफ स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ KH देन ग्रेटर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो इस तरह से ये जो KH होता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। हम हेनरी लॉ को अपनी डेली लाइफ जो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस होती है, हेनरी लॉ की जो लिमिटेशन से पहले वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। हेनरी लॉ की सबसे पहली लिमिटेशन है जो गैस होना चाहिए वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, यानी गैस, जो भी गैस को आप सॉल्वेंट में डालोगे तो वो गैस ना तो सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट होना चाहिए, ना एसोसिएट होना चाहिए, ना ही सॉल्वेंट से रिएक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको बताऊं अमोनिया गैस है, अगर आप उस अमोनिया गैस को प्रेशराइज करके वाटर में डिसॉल्व करोगे तो अमोनिया गैस वाटर के साथ रिएक्शन करके NH4OH बना लेती है, और ये जो NH4OH है ये NH4 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में क्या हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है। आगे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर इस तरह की गैस हमको नहीं लेना है कि वो गैस ने सॉल्वेंट से रिएक्ट कर लिया, रिएक्ट करके कंपाउंड बना लिया और फिर जाकर आयंस में डिसोसिएट हो गई। तो गैस शुड बी केमिकली इनर्ट, इट शुड नॉट रिएक्ट विद द सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन शुड नॉट बी टू मच, ज्यादा टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स जो गैस के डिसॉल्व में वो एस्केप आउट होने लगेंगे। इस कारण और प्रेशर ऑफ द गैस शुड बी हाई, जो गैस का प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखते हैं वो किसमें रखी रहती है, आइस कूल सराउंडिंग में रखी रहती है, फ्रीजर में रखी रहती है। हम उसको निकाल कर जब उसकी सील ओपन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उसमें से बबल्स के साथ बाहर आती है। क्यों? जब तक अपन ने उसको सील करके रखा था यानी उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा था तो गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा थी, और जैसे आपने उसका प्रेशर रिलीज करा तो गैस पे से प्रेशर डिक्रीज होने के कारण गैस उसमें से बाहर आ गई। तो जो गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हैं इट शुड बी हाई, उसका प्रेशर कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो 3 लिमिटेशन है हेनरी लॉ की। पहली बात तो गैस जो होती है केमिकली इनर्ट होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, एंड प्रेशर ऑन द गैस शुड बी हाई, गैस पे लगने वाला प्रेशर भी कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द हेनरी लॉ। यहाँ पर जो है आपका सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो खत्म होता है। हेनरी लॉ जो था उसका लास्ट टॉपिक था। थैंक यू।